May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you very much, sir. को कह सके प्रयाग प्रभाव, इसका उल्लेख कहाँ है? सही तुलसीदास के श्री रामचरित मानस में। किसके? तुलसीदास के रामचरित मानस में। तुलसीदास कृत। यस सर। ये गोस्वामी तुलसीदास कृत। सॉरी सर, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस में। रामचरित मानस आप पढ़े हैं? हाँ नहीं सर, मैंने पढ़ा तो नहीं है रीडर, लेकिन तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन? तुलसीदास सर बादशाह अकबर के समकालीन थे और मध्यकालीन के अवधि के एक बड़े साहित्यकार थे। अवधि क्या है? अवधि सर एक रीजनल फोक लैंग्वेज है जो कि अवध के क्षेत्रों में बोली जाती है। तुलसीदास अवध के कहाँ थे? सर अवध के नहीं थे वो, तो मूल रूप से जो किंवदंतियाँ हैं या जो उससे लिटरेरी सोर्स है उसके अकॉर्डिंग वो बांदा से आते हैं, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र रहा अवध या काशी के आसपास रहा, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा का माध्यम अपने साहित्य के अवध को ही चुना। काशी की भाषा तो भोजपुरी। हाँ हाँ, ये सब सही है। अवधी भाषा को सर अवधी भाषा उसमें कनेक्टिविटी बिल्डअप करने में बहुत अच्छा सोर्स थी, लोगों के बीच सहजता से साहित्य का प्रसार किया सकते हैं। ब्रज भाषा भी थी, उसी समय भोजपुरी भी थी, उसी समय बांग्ला भी थी। ऐसा नहीं कि अवधि थी, लेकिन उन्होंने अवधि में ही क्यों लिखा रामचरितमानस? सर एक तो भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है सर अवध में भी आती है। यही कारण। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो आंदोलन हमारे यहाँ हुए, यस सर। उन जन आंदोलनों में आप सामाजिक न्याय की दृष्टि से किस जन आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ये तो सर अगर हम जन आंदोलनों की बात करें तो उनका एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलता है, तो इसलिए हर एक आंदोलन से अगला आंदोलन विकसित रूप में, इसलिए सोशल जस्टिस को इस पैरामीटर पे तो नापना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में या 60 सत्याग्रह में सोशल जस्टिस हुआ, क्योंकि उसमें समाज के बड़े भाग के लोग, एक समाज के बहुत सारे वर्गों ने पार्टिसिपेट किया, खासतौर से महिलाओं की भूमिका उभर कर। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस से तात्पर्य है कि सर जो जस्टिस है या फेयरनेस है सर, समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचना, समाज के अंतिम वर्ग को बिना किसी भेदभाव तक जो राइट्स है उसको मिल सके। समाज का अंतिम वर्ग कैसे इसमें आप मुख्य धारा में लग रहा है? सर समाज का अंतिम वर्ग मुख्य धारा में इसमें ऐसे लग रहा है कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन या कर मतलब जो नमक सत्याग्रह था वो पूरे भारत में कई रूपों में चला सर, जैसे कि नागालैंड में भी उसे चलाया गया सर, बिहार में चौकीदारी आंदोलन के रूप में चला, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह कृषकों ने आंदोलन चला। काल में जब आधुनिकता की चेतना हमारे यहाँ नवजागरण के फलस्वरूप आ चुकी थी, जनसंचार के माध्यम विकसित हो चुके थे, यस सर। साक्षरता दर बढ़ी थी, यस सर। ऐसी स्थिति में कोई आंदोलन होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब मध्यकाल था, कोई तार्किक चेतना नहीं थी, अशिक्षा थी, संचार के साधन नहीं थे, वहां से जो अछूत जातियां थी वो धार्मिक व्यवस्था को, पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देकर केंद्र में आने का प्रयास करती है। क्या वो आंदोलन आपको सामाजिक न्याय की दृष्टि से आधुनिक काल के आंदोलनों से कमतर लगता है? सर कोई भी आंदोलन किसी आंदोलन से कमतर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर आंदोलन के अपने विशेष उद्देश्य होते हैं और वो उद्देश्य आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि न्याय के लिए या उनकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कि मध्यकाल की जो मांग थी वो सामाजिक न्याय से ज्यादा राजनीतिक मांग। हाँ सर, सामान्य अवज्ञा की मांग सर ये आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक थी, लेकिन सर जो उसका उद्देश्य था सर वो पूरे कॉमन पीपल से जुड़ा हुआ था सर। नमक पे कर लगाना एक बहुत बड़ी आबादी को उसके मूलभूत अधिकारों से दूर करना था। लेकिन इसमें ऐसे कहीं प्रमाण नहीं मिलते हैं कि समाज की जो अंतर जातियां हैं उन्होंने इसका समर्थन किया। सर इस तरीके से चूंकि आप बता दीजिए, पूरे देश में तो आंदोलन हुआ, लेकिन अंतर जातियों ने कहाँ इसको समर्थन दिया? अंतर जातियों में से संबंध में कहाँ आंदोलन किया? क्या उसमें नवीनता थी?
सर नहीं आंदोलन हुआ कहीं ऐसा कोई ऐतिहासिक सर साक्ष्य? आंदोलन को सर जाति या वर्ग के रूप में देखना सर मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। आंदोलन सर समाज का आंदोलन होता है। सामाजिक न्याय की बात हो रही विशेष रूप से, तो वहाँ वही देखा जाता। अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों के का जो केंद्र बिंदु है वो इसमें किसान है और महिलाएं हैं। यस सर। क्या क्या सरकार कर रही है किसानों के लिए? केंद्र सरकार सर किसानों के लिए कई सारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। सबसे बड़ा जो किसान केंद्र सरकार का उद्देश्य है सर किसानों की जो इनकम है 2022 तक डबल करना है। इसके लिए डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कई सारे घटकों पे काम किया जा रहा है, जैसे कि किसानों को इरिगेशन की सुविधा देना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा देना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना भी लाई गई, जिससे किसानों को मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जा सके। और दूसरे क्रम में सर आपने जो बात की है सर कि महिलाओं के साथ, तो महिला तो हमेशा प्राथमिकता पे रही है, और केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लैंगिक संतुलन को सुधार करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी मिशन शक्ति के माध्यम से वुमेन के प्रति अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम कर रही है, उनको स्ट्रेंथन कर रही है। अच्छा, और कुछ? बस अभी तो 3 कानून लेकर के आई है, उसको तो आप बताए नहीं। हाँ सर, केंद्र सरकार ने इस क्रम में 3 कृषि कानूनों को ले आई है। उससे बचना चाह रहे हैं? नहीं, उससे बचना नहीं चाह रहे सर, क्योंकि अभी उस कानूनों के सर इम्प्लीमेंटेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, तो उसके विषय में कुछ कहना अभी सर उचित नहीं होगा। तो भी आखिर सरकार ने लागू तो किया, चल तो रहा था। हाँ, सरकार ने लागू किया था, उसका उद्देश्य यही था किसानों का सार्वभौमिक कल्याण सुनिश्चित हो सके, लेकिन अभी चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, तो इसके विषय में कुछ कहना जाना ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत इसमें बड़ा चर्चा में है, क्या है आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत सर एक बहुउद्देशीय परियोजना है भारत सरकार की, जिसके अंतर्गत हम भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट सब्सिडी करेंगे, जो हमारी डेमोग्राफी है उसका लाभ उठाएंगे। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो आप आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्या योगदान करेंगे? सर बीइंग डिप्टी कलेक्टर सर मैं बहुत बड़ा योगदान आत्मनिर्भर भारत में कर सकता हूँ। अपने क्षेत्र के जो नवयुवक हैं उनको इसके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करूंगा, अपने क्षेत्र में डिमांड जनरेट करूंगा, और अपने क्षेत्र में सर मैं ये प्रयास करूंगा कि जो डोमेस्टिक कंजप्शन उसे बढ़ाऊं। इसके डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट भी रहेगा सर, स्टार्टअप्स रहेगा, उसको मैं प्रमोट करूंगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं रहेंगी ग्राउंड लेवल तक मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करूंगा। आखिर है क्या आत्मनिर्भर भारत? सर आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है कि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। इंपोर्ट पर जो केवल आर्थिक महाशक्ति, सार्वभौमिक महाशक्ति के रूप में सर भाई अगर आप आर्थिक महाशक्ति कहेंगे तो ये शब्द इसमें आया, वोकल फॉर लोकल। ये सर लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल क्या है? सर लोकल मतलब ये कि जो स्थानीय उत्पाद हैं, स्वदेशी निर्मित उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देना, उनके उपभोग को सुनिश्चित करना। बस केवल आर्थिक उद्देश्य है इसका? नहीं सर, इसका आर्थिक उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ इसका और सारे उपयोग, जैसे कि हमें डिफेंस के सेक्टर में सर हमने कोई इम्पोर्ट शुरू कर दिया है, हमने एक्सपोर्ट किया है, तो इसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे फ्रेंडली नेशन है उनको एक्सपोर्ट करेंगे, और जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चाइना की जो एंटी इंडिया पॉलिसी उसको भी हम काउंटर कर सकेंगे। एक आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा भाग ये भी है। अच्छा, जो पूर्वोत्तर भारत में हम समस्या देख रहे हैं अलगाववाद, हमारी ऐतिहासिक रूप से क्या कारक रहे जिनके कारण वो समस्या आज भी हमारे लिए चुनौती अलगाववाद? सर डेफिनेटली सर नॉर्थ ईस्ट रीजन में सर एक इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम कारणों पर अगर बात करें सर, सबसे बड़ी बात है वहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद। जो तो है वो अभी भी है, उसमें ऐतिहासिक कारण क्या रहे? सर वहाँ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स अवेलेबल बहुत लंबे। ऐतिहासिक कारण से मेरा मतलब है कि जो हमारी आज़ादी के पहले के कारण। हाँ सर, वहाँ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स पहले आज़ादी के पहले में थे, जिन्होंने आज़ादी में भाग तो ली थी, लेकिन जो उनकी ऑटोनॉमी थी कि सर उसके लिए वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन है यह कि वो ऑटोनॉमी जो स्टेटस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो एक इंडियन फेडरेशन के अंदर, यूनियन के अंदर अवेलेबल उनको पूरी तरीके से है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स उससे मिसलीड होकर सर ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा हो तो हम जान रहे हैं, समस्या है वही तो हम पूछे, उसमें ऐतिहासिक रूप से हमसे क्या गलती हुई है कि वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी।
अच्छा, अभी बड़े चर्चा में रहा है मनरेगा। ये सर। मनरेगा क्या है, उसमें नया कुछ जुड़ा है? हाँ सर, मनरेगा नया का तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है सर, जिसके अंतर्गत सर 100 दिन का रोजगार, प्रत्येक 100 दिन का रोजगार एक व्यक्ति को दिया जाता है, और मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायत को माना जाता है सर, को बनाया गया है। कैसे? क्योंकि सर एमजी नरेगा के तहत सर ग्राम पंचायत ही सर लाभार्थियों का चयन करती है, उनके रोजगार कार्ड का निर्माण कौन होता है रोजगार कार्ड में, किसके नाम से बनता है? सर जो जिसको रोजगार देना है उसके नाम से रोजगार कार्ड बनाया जाएगा, जो बेनिफिशियरी। अच्छा, अगर मान लिया महिलाएं अगर घर में, पुरुष नहीं है तो महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। मनरेगा में तो 52% जो स्टेक होल्डर है वो तो विमेंस ही है। अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी? सर मैं वाटर कंजर्वेशन पे काम करता हूँ सर। क्या काम किया है आपने वाटर कंजर्वेशन? सर मेरा जो काम रहा मुख्यतः सर, मैंने अपने गांव में सर, मेरा गांव वाटर डेफिसिट गांव है, उसको मैंने वाटर सरप्लस पे कन्वर्ट करने के लिए काम किया है, जिससे कि हमारे यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी मेंटेन हुआ है, इरिगेशन की फैसिलिटी भी बढ़ी है सर। क्या काम किया है सर जो हमारे, हाँ सर, मेरे यहाँ के जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं सर, जो नेचुरल रिजर्वायर है, वहाँ हमने सर वाटर का कलेक्शन बढ़ाया है सर। जो बारिश का पानी खेतों के माध्यम से बह जाता था, हर खेत पर मेड़ पर पेड़ जैसा कॉन्सेप्ट हमने, जो कि जखनी विलेज है वहाँ से अडॉप्ट किया सर, करके हमने पानी को स्टोरेज बढ़ाया है, और वाटर ऑडिट हमने कराई है अपने गांव में कि हर फसल को कितना मिनिमम पानी देने में भी अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो हमने वो सारी क्रॉप्स को अवॉइड किए जो वाटर गेजरिंग क्रॉप्स है, ज़्यादा पौधे लेती, ज़्यादा पानी लेती। इवन दैट पैडी क्रॉप में भी हम लोगों ने ड्राउट प्रोन पैडी को प्रमोट किया अपने गांव में। इससे क्या हुआ सर, हमारे इरिगेशन का कॉस्ट भी कम आया सर, पानी भी खपत कम हुई है सर, और गांव का वाटर लेवल ही मेंटेन हुआ है सर, और प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन हुई है। अभी हाल में कलेक्टर के साथ में सहायक कलेक्टर का पद चर्चा में था, क्या है ये? सर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत असिस्टेंट कलेक्टर का पद सृजित किया गया है सर, जिसके अंतर्गत सर डिप्टी कलेक्टर को असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में सर जाना जाता है। डिप्टी कलेक्टर को जाना जाता है? हाँ, डिप्टी कलेक्टर को ही असिस्टेंट कलेक्टर। नहीं भाई, डिप्टी कलेक्टर कैसे जाना जाएगा? क्या जरूरत थी? किसी के नाम के आगे डिप्टी लगा हुआ तो उसको आप असिस्टेंट लगा देंगे? किसी के नाम के आगे डिप्टी लिखा हुआ तो आप उसको असिस्टेंट लगा देंगे तो क्या होगा? सर डिप्टी का इन द सेंस डिप्टी का जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में सर, कलेक्टर के द्वारा जो असाइंड या डेलीगेटेड पावर्स होती है उनको उपयोग करते हैं सब कलेक्टर। और कुछ सोच लीजिए, हो सकता है कुछ आप मिस कर रहे हो। सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं। भवन निर्माण में वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो हमारे व्यावसायिक संस्थान है वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए सरकार के कुछ नियम हैं क्या? हाँ सर, सरकार की इसमें एक अच्छे खासे दिशा निर्देश है सर। सबसे पहले सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट है इसमें सर, कि जो रूफ टॉप प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हर जो व्यवसायिक भवन है या व्यवसायिक भवन, वहाँ पर रूफ टॉप पे ही वाटर को कलेक्ट करना, जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना है सर। और सर मुझे जो हमारे आम लोगों के जो निवास है वहाँ के लिए सर, वहाँ के लिए सर बोरिंग को सर, अभी जो नई यूपी गवर्नमेंट की वाटर पॉलिसी आई है सर, जो बोरिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कराना मस्ट है। और व्यवसायिक जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण आपके कहना आपकी होगी वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए सरकार की कोई नीति है उत्तर प्रदेश में? जो हमारे रेजिडेंशियल मोमन है निवासियों के रहने के लिए, उसमें जल संरक्षण की सरकार की कोई नीति है? सर इस तरह की कोई नीति कुछ सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रही है। नहीं सुनी है? अभी जो एक पॉलिसी चल रही है, हर घर जल योजना चल रही है, जिसमें कि हर घर तक वो तो कनेक्शन की बात, सर इस तरह की संरक्षण की बात। मेरे सर अभी संज्ञान नहीं है। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न है। किसान आंदोलन आपके तहसील में भी हो रहा है, चारों तरफ से किसान आपके तहसील को घेर लिए हैं, आप क्या करेंगे? सर बीइंग सर ऑफिसर ऑफ द तहसील सर, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी मांगे जानने का प्रयास करूंगा, उनसे बात करूंगा उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी डिमांड को पीसफुल तरीके से मैं सुनूंगा और उनको एश्योरेंस दिलाऊंगा कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और जल्द से जल्द कुछ न कुछ समाधान दिया जाएगा। और अपना जो भी प्रोटेस्ट है बहुत ही पीसफुल तरीके से करें, क्योंकि पीसफुल तरीके से ही कोई अच्छा सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लाठीचार्ज नहीं कराएंगे? लाठीचार्ज कोई विकल्प नहीं है सर। मान लिया ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है तो?
सर मैं उनको अब समझाऊंगा कि किसी तरीके से वो मान जाए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो मैं सारे लोगों को, जितने भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जो जहाँ पे वो अपनी बात मतलब प्रोटेस्ट कर सके, कंटिन्यू कर सके पीसफुल तरीके से। कोई भी जगह हो सकती, कोई इंटर कॉलेज का मैदान आसपास हो या कोई बड़ी सरकारी लैंड हो, वहाँ पे उनको मैं प्लेस दूंगा, वहाँ पर रख के अपनी बात। अच्छा, आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आपके उप संभाग में मंत्री जी की सभा होने वाली है। मंत्री जी आ गए हैं और अचानक बारिश हो गई और मंत्री जी जा रहे थे, मंत्री जी का जूता फिसल गया और उनके पूरे कपड़े में मिट्टी लग गई। जहां आप ही हैं उनके साथ में, उनके प्रोटोकॉल में, अब आप क्या करेंगे? सर मैं अगर मंत्री जी गिर गए हैं, मिट्टी लग गई, तो मैं उनको उठाऊंगा, मतलब उनको उठने में सहायता करूंगा और उनको किसी अच्छी जगह बैठा, मैं जो भी वहाँ अवेलेबल प्लेस होगा वहाँ बैठाऊंगा और उनका जो स्टाफ होगा उनसे कहूँगा कि मंत्री जी के लिए अगर कुछ वैकल्पिक जो भी बस वगैरह हो उसकी व्यवस्था करें, जिससे सभा को कंटिन्यू किया जा सके, अगर जिस कार्य के लिए मंत्री जी आए उसको कर सके। नहीं, मंत्री जी अगर आपसे कहते हैं कि भाई अपना कपड़ा दे दीजिए या कहीं कपड़े की व्यवस्था करवाइए, तो क्या करेंगे आप? सर मैं अल्टरनेटिव वे में कपड़े की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। मैं अपना कपड़ा कैसे दे सकता हूँ? ये जो डेकोरम ऑफ सर्विस है उसके अगेंस्ट है सर। मंत्री जी को कपड़ा लेकर आएंगे, मंगवाएंगे, खरीदेंगे? सर जो भी अवेलेबल व्यवस्था रहेगी वैकल्पिक, उसका कार्य में उसके लिए मैं करने का प्रयास करूँगा। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि मंत्री जी ने कहा कि मुझे दूसरा कपड़ा दिलवाइए। सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से मैं कपड़े की व्यवस्था करवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बीइंग ऑफिसर मेरी ड्यूटी है कि जो भी कुछ अगर इस तरह की जरूरतें हो तो मैं वहाँ उसकी व्यवस्था करवाऊँ सर। और अगर एक मिट्टी उनका मान लिया पानी था या कीचड़ था, एक जूता बह गया है, तो क्या करेंगे? सर जूता बह गया तो सर मैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? दूसरा जूता मंगवाएंगे, नहीं मंगवाएंगे? सर उनकी जो उनका ड्रेस कोड होगा उसके लिए जो भी वो बातें कहेंगे सर, मैं प्रशासन की सहायता से अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा सर। अच्छा, चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।